क्या आपको बॉलीवुड की शूल मूवी के बच्चू यादव का किरदार याद है? अगर नहीं याद है तो आज की इस कहानी के बाद याद आ जाएगा। आज से 24 साल पहले साल 1999 में बिहार की राजधानी पटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन सही वजह से नहीं बल्कि 2 लोगों के मौत की वजह से, जिसे पुलिस ने तो सुसाइड बताया था, लेकिन देश की आम जनता ने दर्दनाक हत्याकांड। जितनी भयानक ये हत्या थी उससे कई ज्यादा भयानक उस घटना के होने के बाद पुलिस और प्रशासन का रवैया था। पोस्टमार्टम से पहले ही पुलिस ने खुद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली थी। जिन्हें केस सॉल्व करना था उन्होंने खुद ही सबूत मिटाने का काम किया था। ये कोई बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि बिहार की धरती में घटने वाली दर्दनाक घटना शिल्पी गौतम हत्याकांड की कहानी है। आज के एपिसोड में हम शिल्पी गौतम हत्याकांड की फाइल को रीओपन करेंगे। सबसे पहले इस कहानी के 2 मुख्य किरदारों से मुलाकात करते हैं, शिल्पी जैन और गौतम सिंह। इस घटना के वक्त शिल्पी की उम्र 23 साल थी और वो पटना के बड़े बिजनेसमैन उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। इस कहानी का दूसरा किरदार गौतम सिंह भी कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि गौतम के पिता का नाम डॉक्टर वीएन सिंह था, जो पूरे परिवार के साथ लंदन में रहते थे। वो दौर साल 1999 का था। तब बिहार की चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी हुआ करती थी। उस समय बिहार की सियासत में राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का काफी ज्यादा रसूख हुआ करता था। कई लोग तो साधु यादव को ही सरकार कहा करते थे। गौतम के पिता डॉक्टर वीएन सिंह बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव के परिवार के बेहद करीबियों में से एक थे। इसीलिए उनके बेटे गौतम को लगता था कि वो भी बिहार की पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा कर सकता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव से हुई। फिर धीरे धीरे गौतम और साधु यादव बिजनेस पार्टनर बन गए। उन दोनों ने साथ मिलकर पटना के मशहूर फ्रेजर रोड में सिल्क ओक नाम का एक रेस्टोरेंट शुरू किया। दूसरी तरफ शिल्पी जैन की लाइफ भी बढ़िया चल रही थी। अपनी खूबसूरती और काबिलियत की वजह से वो मिस पटना बन चुकी थी। इसी दौरान पटना की एक पार्टी में उसकी मुलाकात गौतम से हुई। लेकिन बहुत जल्द शिल्पी और गौतम की दोस्ती प्यार और अफेयर में बदल गई। इनका प्यार इतना गहरा हो चुका था कि एक दिन शिल्पी ने गौतम से कहा, सुनो ना गौतम, मुझे लगता है हम दोनों को अपना रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना चाहिए। वी शुड मूव इन टुगेदर। तुम चाहो तो हम लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। गौतम ने भी हंसते हुए जवाब दिया, ग्रेट शिल्पी, मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन तुम पहले अपने घर वालों से बात कर लो, फिर मुझे बताना। लेकिन शिल्पी और गौतम को नहीं पता था कि उनका साथ रहने का सपना सिर्फ और सिर्फ सपना ही रह जाएगा, क्योंकि उनके प्यार को किसी पावरफुल आदमी की नजर लग चुकी थी। फिर तारीख आई 3 जुलाई 1999 की सुबह। शिल्पी ने अपने पापा से कहा, पापा सुनिए ना, आज मुझे कंप्यूटर क्लास के लिए जाना है। मैं घर से थोड़ा जल्दी चली जाऊंगी, लेकिन दोपहर तक घर आ जाऊंगी। शिल्पी के पापा ने भी हंसते हुए हां कह दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसके बाद वो अपनी बेटी से कभी बात नहीं कर पाएंगे। फिर शिल्पी अपने घर से कंप्यूटर क्लास के लिए निकल गई। वो चौराहे से रिक्शा लेने ही वाली थी कि उसके सामने एक कार आकर खड़ी हुई।
उस कार का शीशा खुला और अंदर से आवाज आई, शिल्पी मैं गौतम का दोस्त, पहचानी नहीं क्या? क्लास जा रही हो क्या? कार में बैठो, मैं ड्रॉप कर देता हूं। शिल्पी ने जवाब दिया, तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी, पहचान गई। फिर शिल्पी उस कार में बैठ गई और यही शिल्पी की सबसे बड़ी गलती थी। उसे नहीं मालूम था कि ये लड़का दोस्त के नाम पर एक वहशी दरिंदा है। गाड़ी स्टार्ट हुई और इंस्टीट्यूट की तरफ चल दी, लेकिन कुछ देर बाद ही इंस्टीट्यूट की तरफ जाने की बजाय दूसरी तरफ गाड़ी को मोड़ने पर शिल्पी ने कहा, यह तो इंस्टीट्यूट का रास्ता नहीं है, कहां ले जा रहे हो हमें? तब दोस्त ने जवाब दिया, शिल्पी पहले वाल्मीकि गेस्ट चलते हैं, गौतम भी वहीं है। इतना सुनते ही शिल्पी मान गई। फिर गाड़ी पटना के बाहरी छोर पर स्थित वाल्मीकि गेस्ट हाउस पहुंची। तब तक कहीं से गौतम को पता चल चुका था कि शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस लेकर गए हैं। गौतम तुरंत वाल्मीकि गेस्ट हाउस के लिए निकल गया, क्योंकि उसे पता था कि वाल्मीकि गेस्ट हाउस केवल पॉलिटिशियंस के अय्याशी का अड्डा है। गेस्ट हाउस में क्या हुआ कभी किसी ने कैमरे के सामने नहीं बताया, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन और जनता के बीच जो कहानी फेमस है वो ये थी, जब गौतम गेस्ट हाउस पहुंचा तो उसने शिल्पी को बिना कपड़ों के बिस्तर में देखा और कुछ पावर लोग उसके साथ कर रहे थे। शिल्पी बुरी तरह से जोर जोर से चिल्ला रही थी और बचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन वो उनके चंगुल से बाहर नहीं आ पा रही थी। गौतम ने शिल्पी को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। उसने पावर के नशे में चूर दरिंदों से कहा, मैं तुम लोगों की इस हरकत के बारे में मीडिया को बता दूंगा, तुम लोगों को सजा दिलवाऊंगा। फिर उन लोगों ने गौतम की भी पिटाई शुरू कर दी। गौतम को लात घूंसों से बुरी तरह मारा गया। दूसरी तरफ जब शाम तक शिल्पी अपने घर नहीं पहुंची तो उसके घर वाले परेशान होकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। फिर 3 जुलाई 1999 की रात शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश गांधी मैदान के पास एमएलए क्वार्टर के बंगला नंबर 12 के गैरेज में मौजूद मारुति जैन कार के अंदर मिली। वो कार किसी और की नहीं बल्कि गौतम की ही थी, लेकिन ये बात आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर पुलिस को पहली बार किसने बताया था कि दोनों की लाश एमएलए क्वार्टर के बंगला नंबर 12 के गैरेज में खड़ी कार में है। जब पुलिस ने दोनों को देखा और कार के अंदर की फोटोग्राफी शुरू हुई तो देखा कि गौतम सिर्फ पैंट पहना हुआ था और शिल्पी के बदन पर सिर्फ गौतम की ही शर्ट थी। मतलब शिल्पी के कपड़े आसपास नहीं थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत ही की थी कि साधु यादव भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गया। पुलिस ने रात में ही शिल्पी और गौतम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए ही पुलिस ने इस केस को सुसाइड घोषित कर दिया था। इसके बाद जिस गाड़ी में लाश मिली थी उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया, जिससे गाड़ी के फिंगरप्रिंट्स बदल चुके थे। पुलिस को ना जाने इतनी किस बात की जल्दबाजी थी कि उसने रात को ही गौतम का अंतिम संस्कार भी कर दिया। उस वक्त के एसपी सिटी भाटिया पर आरोप लगा था कि उनकी पुलिस ने साधु यादव को बचाने के लिए एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी। इसी बात को लेकर पूरे बिहार में हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया और सीएम राबड़ी देवी पर प्रेशर पड़ा तो उन्होंने सितंबर 1999 में इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सितंबर 1999 से ही सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की।
शिल्पी के डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट को जांचा और पता चला कि मौत से पहले शिल्पी के साथ एक से ज्यादा लोगों ने रेप किया था। इसी के साथ शिल्पी और गौतम को काफी मारा भी गया था। साथ ही शिल्पी के शरीर में भी सीमन के दाग थे, जिसे पुलिस ने पसीने का दाग बता दिया था। इसके बाद सीबीआई ने डीएनए जांच के लिए साधु यादव का ब्लड सैंपल मांगा, लेकिन उसने कभी नहीं दिया। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि सीबीआई ने ब्लड सैंपल मांगना ही बंद कर दिया और कोर्ट से भी गुहार नहीं लगाई। फिर देखते ही देखते सीबीआई की जांच धीमी पड़ती गई और 3 साल बाद सीबीआई ने वही कहा जो पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले कहा था। साल 2004 में सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट पेश की और उसमें कहा शिल्पी और गौतम की हत्या नहीं हुई है, उन्होंने जहर खाकर सुसाइड किया है। सीबीआई की इस रिपोर्ट को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। बिहार में खूब हंगामा भी हुआ, लेकिन फिर आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो सके। साल 2006 में फिर एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट आया। शिल्पी का भाई प्रशांत आगे आया और कहा, हमारा परिवार नहीं मानता कि शिल्पी और गौतम ने सुसाइड किया था। मैं अपनी बहन को जस्टिस दिलवाकर रहूंगा। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये केस फिर न्यूज में आने लगा था, लेकिन फिर एक दिन शिल्पी के भाई प्रशांत को उसके घर के सामने से कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। पुलिस ने फिर एफआईआर भी लिखी। प्रशांत के घर वाले बुरी तरह से डर गए। उन्होंने पहले ही अपनी बेटी को खो दिया था। 2 दिन बाद प्रशांत घर लौट आया, लेकिन फिर उसने किसी भी इन्वेस्टिगेशन की मांग नहीं की। मतलब साफ था कि शिल्पी के घर वालों को डराया और धमकाया गया था। बाद में एक लीडिंग मीडिया हाउस ने इस केस को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें पुलिस के जांच अधिकारी ने कहा था, मुझे खुद हैरानी हुई थी कि आखिर साधु यादव वहां कैसे पहुंचा। उसे किसने बताया था कि वहां शिल्पी और गौतम की लाश पड़ी है। भले ही शिल्पी गौतम केस को पुलिस और सीबीआई ने सुसाइड करार दिया है, लेकिन फिर भी इनकी मौत से जुड़े कुछ सवाल आज भी जिंदा हैं। जैसे कि कोई बिना कपड़ों के क्यों सुसाइड करेगा? शिल्पी के बदन पर एक से ज्यादा लोगों के सीमन के दाग थे, वो किसके थे? साधु यादव ने ब्लड सैंपल क्यों नहीं दिया? साधु यादव के ब्लड सैंपल के लिए सीबीआई कोर्ट क्यों नहीं गई? पुलिस ने रातों रात ही अंतिम संस्कार क्यों किया? पुलिस को किसने कॉल किया था कि गैराज में लाश पड़ी है? लाश के पास साधु यादव तुरंत कैसे पहुंच गए? और शिल्पी के भाई को क्यों और किसने किडनैप किया था? ये कुछ सवाल हैं जो बताते हैं कि अभी शिल्पी और गौतम को उसके हिस्से का इंसाफ मिलना बाकी है।